हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये यूनिट चल रही थी और इसमें अल्टरनेटिंग करंट हम डिस्कस कर रहे थे। आज डिस्कस करने वाले हैं क्यू फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। देखिए क्या होता है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझिए। देखिए ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक LCR सर्किट है, आपके पास एक LCR सर्किट है, ये आपने एक AC सोर्स लगाया हुआ है और इस AC सोर्स से आपने यहाँ पर एक R, एक C और एक L ये कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपका एक सीरीज़ LCR ये सर्किट है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने AC सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है V = V0 sin ओमेगा t। ये है सोर्स वोल्टेज, AC सोर्स वोल्टेज। और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो LCR सर्किट होता है, इसकी इम्पीडेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट ये होती है Z = √R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर। आप जानते हैं XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ωc, तो हो जाएगा √R² प्लस ओमेगा L डिफरेंस 1/ωc इसका होल स्क्वायर। जब ये इम्पीडेंस होगी तो अगर किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है इस AC सर्किट में, इसकी अगर पीक वैल्यू की हम लोग बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ये है V0। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी यहाँ पर? जो पीक वैल्यू ऑफ करंट ये होगी I = या I0 = पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। तो V0 की जगह आप V0 लिखेंगे और अपॉन जहाँ पर Z लिखा है वहाँ लिखेंगे √R² प्लस ओमेगा L डिफरेंस 1/ωc इसका होल स्क्वायर। ये इसकी पीक वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आप यहाँ से देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुआ करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के, जिस फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज होता है उसी फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर LC ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुआ करते हैं करंट के। और अगर हम लोग जो Z है इसको चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे? अगर आप लोग जो फ्रीक्वेंसी है अगर इसको चेंज करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो चेंज होती है। किस तरह से चेंज होती है ये मैं आपको बताऊं, देखिए समझिए। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो ग्राफ कैसा आएगा? हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और करंट के बीच में या पीक वैल्यू ऑफ करंट के बीच में, ये आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब ओमेगा = ω0 होता है तो रेजोनेंस होता है। जब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, जब ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो उस वक्त सर्किट में जो करंट होती है वो मैक्सिमम हो जाया करती है, जो करंट होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। और पीक वैल्यू ऑफ जो करंट होती है I0, उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है V0 और ये इसके इक्वल हो जाता है जब ω0 होता है। तो आप जानते हैं कि XL = XC या ओमेगा L = ωc या ω0 L = ω0c, इससे कैंसिल, तो Z जो बचता है वो R बचता है। तो उस वक्त जो करंट होती है I0 मैक्सिमम हुआ करती है, ये करंट जो होती है ये I0 मैक्सिमम होती है
और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी V0 अपॉन R, ये हुआ करती है। तो ये करंट हमें मिलती है मैक्सिमम करंट ओमेगा नॉट पर। लेकिन अगर हम लोग ओमेगा को चेंज करते हैं, अगर हम लोग ओमेगा को कम करते हैं, ओमेगा नॉट के मुकाबले ओमेगा को कम करते हैं, तो जब कम करेंगे तो आप देखेंगे ये टर्म कम होगा, और जब कम करेंगे ओमेगा को तो ये टर्म बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा होता चला जाएगा, और ये कम होता चला जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। पहले तो ज़ीरो था, रेजोनेंस पे तो ज़ीरो था डिफरेंस, फिर ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जाएगा। जब ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो Z बढ़ता जाएगा। जब Z बढ़ता जाएगा तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो कम होती चली जाएगी। तो ग्राफ मिलेगा हम लोगों को इस तरीके से, ये मिलेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा को कम करते जाते हैं। फिर अगर हम लोग फिर आते हैं ओमेगा नॉट पर, तो ये इसके इक्वल, इससे कैंसिल, उस वक्त करंट जो होगी आई नॉट ये मैक्सिमम हो जाएगी। इस पोजीशन में आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा नॉट से बढ़ाते चले जाते हैं। जब बढ़ाते चले जाएंगे तो आप देखेंगे ओमेगा नॉट एल था ये, और ये था ओमेगा नॉट सी, तब इक्वल थे। जब उसकी वैल्यू ओमेगा नॉट से बढ़ेगी तो ये टर्म बढ़ेगा और ये टर्म कम होना शुरू हो जाएगा। फिर से इसका जो डिफरेंस है ये एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी होगी, इसका स्क्वायर जब इसमें ऐड करेंगे तो Z जो होगा वो R के मुकाबले बढ़ जाएगा। और जब Z की वैल्यू R से बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है ये फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। पीक वैल्यू पर आकर आई नॉट की वैल्यू जो होगी ये कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कि अगर हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर हमारे पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। और उसके बाद जब हम लोग इससे वेरी करते हैं, ज़रा सा इसको बढ़ाते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को या कम करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो कम होना शुरू हो जाया करती है, डिक्रीज़ हुआ करती है, और हमें इस तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर एक पीक मिलता है। ये होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जितना रेजोनेंस शार्प होगा उतना अच्छा होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। दो तरह के रेजोनेंस मैंने बताए थे आप लोगों को, एक शार्प रेजोनेंस और एक फ्लैट रेजोनेंस। आप देखिए कि अगर हम लोग ये काम करें कि भाई R की वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ाना शुरू कर दें, R जितना कम होगा सर्किट में उतना ही पीक ऊपर चलेगा। अगर आप लोग R को बढ़ाओगे इस सर्किट में, अगर हम R की जो ओमिक रेजिस्टेंस है अगर इसको हम लोग बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे ये कम रेजिस्टेंस है, ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो यहाँ पर आ जाएंगे, और ज़्यादा हो तो यहाँ पर। तो उस वक्त जो रेजोनेंस की पोजीशन आएगी वो आएगी ये। तो ये फ्लैट रेजोनेंस होगा। अगर इस तरह का कर्व हमारे पास आता है तो ये जो होगा ये फ्लैट रेजोनेंस होगा, और जो ये रेजोनेंस होगा ये शार्प रेजोनेंस होगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मैं कोई इसी सर्किट में अगर मैं R की वैल्यू कुछ और ले लेता हूँ, आप देखिए ये, अगर मैंने कोई और रेजिस्टेंस ले लिया, सपोज रेजिस्टेंस मैंने ले लिया R डैश, तो आप देखेंगे कि ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा V0 अपॉन R डैश। तो ये जो कर्व मिल रहा है ये तो मिल रहा है R के लिए, और जो ये कर्व मिल रहा है ये मिल रहा है R डैश के लिए। तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास जो कर्व आ रहा है ये शार्प रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है शार्प रेजोनेंस, और जो ये कर्व है ये फ्लैट रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शार्प रेजोनेंस को और ये फ्लैट रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। The rapidity with which the current falls from its resonant value V0 upon R with change in applied frequency is known as sharpness of resonance, and this is also called Q factor or coefficient of quality factor। अगर हम लोग किसी भी सर्किट के लिए, जैसे इसके लिए, इसी R की वैल्यू के लिए अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में,
तो देखिए ग्राफ कैसा मिलेगा हम लोगों को। एक ही ग्राफ बना रहा हूँ पहले मैं, आप लोग देखें कि ये ग्राफ प्लॉट किया पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच में। आप ये मानिए कि ये है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। आप जानते हैं कि जब ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट होगा, जब ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट होगा, तब क्या होगा, Z जो होगा वो R के इक्वल होगा, यानी मिनिमम हो जाएगा, और जो करंट होगी वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी। जो पीक वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाएगी। आई नॉट मैक्सिमम ये हो जाएगा V नॉट अपॉन R, जो कि Z मिनिमम के इक्वल है। तो ग्राफ जैसे हमने प्लॉट किया था, पहले भी ग्राफ ही प्लॉट किया है मैंने, देखिए तो इस तरह ग्राफ मिलेगा कि यहाँ पर तो पीक वैल्यू है, लेकिन अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे। अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे, सिमेट्रिकल ग्राफ मिलेगा। यस, ये है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसको कैलकुलेट करने के लिए जब कंपेयर करते हैं ना कि कौन सा सर्किट ऐसा है जहाँ पर रेजोनेंस है वो ज़्यादा शार्पर है, तो हम लोग एक कोफिशिएंट से इसको कैलकुलेट करते हैं, और जो कोफिशिएंट होता है उसे हम क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। उसको निकालने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर हम लोग बैंडविड्थ निकालते हैं। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ एग्जिस्ट करती हैं ओमेगा नॉट के दोनों तरफ। अगर ये ओमेगा 1 है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा 2 है, तो इन फ्रीक्वेंसीज़ पर जो करंट की वैल्यू है, जो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम्स रह जाती है। इसका मतलब कि V0 अपॉन √2R ये रह जाती है यहाँ पर जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ओमेगा नॉट के दोनों तरफ ओमेगा 1 इससे कम और इतना ही आगे ओमेगा 2 इससे ज़्यादा, ये दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है ये मैक्सिमम पीक वैल्यू की 1/√2 टाइम्स रह जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है ये V0 अपॉन R है, तो यहाँ पर ये V0 अपॉन √2R रह जाती है। इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि P = होता है I² × R। ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे ये कहा कि जो फॉर्मूला होता है ये होता है P = I² × R। ये फॉर्मूला होता है पावर का। और अगर जो करंट है, ये जो करंट है, अगर ये 1/√2 टाइम्स रह जाएगी, इसका करेंगे स्क्वायर, तो पावर हाफ रह जाएगी। इसलिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। इन दोनों फ्रीक्वेंसी से जो डिफरेंस होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बैंड विड्थ कहते हैं। ये होती है बैंड विड्थ, ये होती है बैंड विड्थ। और बैंड विड्थ की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये इसकी बैंड विड्थ होती है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये इसकी बैंड विड्थ होती है। तो जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होगी, अगर आपको निकालना है कि कौन सा रेजोनेंस ज़्यादा शार्प है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है ये है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसका मतलब कि जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो कोफिशिएंट हमें चाहिए होता है वो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़, यानी ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज़ जहाँ पर
करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स रह जाती है, उसके डिफरेंस के रेशो के इक्वल होता है। यह है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। ये होगा इक्वेशन नंबर 4, ये मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं बैंडविड्थ के लिए, क्योंकि अगर बैंडविड्थ पता लग गई आप लोगों को ओमेगा 2 - ओमेगा 1, और ओमेगा नॉट आप जानते हैं कितना होता है 1/√LC, ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्यू फैक्टर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए कि बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे। बैंडविड्थ तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहे ओमेगा 1 हो या ओमेगा 2 हो, जो करंट है ये 1/√2 टाइम्स ऑफ I0 मैक्सिमम रह जाती है। तो अगर यहाँ पर जो इम्पीडेंस थी ये थी R, तो यहाँ पर कितनी इम्पीडेंस है √2R। तो आप लिखेंगे कि एट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, तो हो जाएगा ये Z = ये होगा √2R। ये तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर V0/R था, यहाँ पर V0/√2R था। तो ये चीज़ जो है ये तो Z को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि I0 = होता है V0/Z, और यहाँ पर कितना है V0/√2R। इसलिए आपने देखा यहाँ से कि जहाँ पर लिखा था ये Z, ये लिखा था Z, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है √2R, तो Z = √2R, इस वजह से हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि जो Z की वैल्यू होती है वो तो ये होती है, ये पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो हो जाएगा √2R = √R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा 2R² = R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर, इसको उधर लेके आइए, तो हो जाएगा R² = XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर। अब इसका अगर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो XL - XC = ±R, ये आएगा, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट तो मिलेगा XL - XC = ±R, ये मिलेगा आप लोगों को। ये निकल के आती है इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखो कि XL का मतलब ओमेगा L और -XC मतलब 1/ωc, ठीक है भाई। तो अब आप ये देखिए कि XL XC से कब ज़्यादा होगा, जब ओमेगा 2 की बात हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी दो है ना, एक ओमेगा 2 और एक ओमेगा 1। किस तरह से है कि ओमेगा नॉट से कम कौन सी है ओमेगा 1, और ओमेगा नॉट ज़्यादा कौन सी है ओमेगा 2। ये है दो फ्रीक्वेंसीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे ओमेगा 2 की, तो ओमेगा 2 के लिए XL ज़्यादा होगा, क्योंकि ओमेगा नॉट पर दोनों इक्वल हैं। जब हम बात करेंगे ओमेगा 2 की, तो ओमेगा 2 के लिए जो XL होगा वो XC ज़्यादा होगा। तो आप लिखेंगे कि फॉर ओमेगा 2 तो हो जाएगा ओमेगा 2 L - 1/ω2 C।
इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस आर, ये हो जाएगा। और जब बात करेंगे ओमेगा 1 की, तो उसमें जो एक्सएल होगा यानी ओमेगा एल यानी ओमेगा 1 एल वो कम होगा एक्स सी से 1 अपॉन ओमेगा 1 सी से, तो ये माइनस आर के इक्वल होगा। एंड फॉर ओमेगा 1 तो हो जाएगा ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू माइनस आर, इक्वेशन नंबर 8 ये हो जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तब देखिए क्या मिलेगा। जब ऐड करेंगे, एडिंग 7 एंड 8, तो यहाँ से L कॉमन होगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस यहाँ से 1 अपॉन सी आप कॉमन लेंगे, विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन ओमेगा 2 और प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 और प्लस आर और माइनस आर को ऐड करेंगे तो 0, ये हो जाएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू एल, इसको धर ले जाइए 1 अपॉन सी, ये इसको एलसीएम ले लीजिए, ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 और ये होगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 से ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों को मिलेगा कि ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ये एक एक्सप्रेशन मिलेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का, इक्वेशन नंबर 9 ये मिल जाएगा। अब अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हम लोगों को तो बैंडविड्थ चाहिए ना, तो 7 माइनस 8 कर दीजिए। तो 7 माइनस 8 से क्या मिलेगा, जब आप 7 इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप यहाँ से देखिए माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो जब आप लोग यहाँ पर से कॉमन लेंगे L तो मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, ये हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2, ये हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस प्लस, तो प्लस आर और प्लस आर, तो प्लस का 2r, ये हो जाएगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन सी, एलसीएम लेंगे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, यहाँ हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2r, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की, ये तो यूजिंग इक्वेशन 9 तो हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और जहाँ लिखा है ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 ये होगा 1 अपॉन एल सी, तो ये पहुँचेगा इंटू एल सी इज इक्वल टू 2r, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल इज इक्वल टू 2r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगी यहाँ से। बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू होगा r अपॉन एल, तो ये फार्मूला आता है बैंडविड्थ का। इक्वेशन नंबर 10। तो इस तरह से हम लोग बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जब बैंडविड्थ कैलकुलेट हो जाएगी तो हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्यू फैक्टर भी आप निकाल सकते हो। आप देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्यू फैक्टर।
ये हम निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम 4, क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या फॉर्मूला है भाई? ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये है। ये मान लीजिए पहला फार्मूला है इसका, ए लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पुट करेंगे वैल्यू आर अपॉन एल, तो आप लिखेंगे पुटिंग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू आर अपॉन एल। वी गेट कि क्यू फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, जो पुट करेंगे आर अपॉन एल, तो एल जाएगा ऊपर, तो ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन आर, ये हो जाएगा। फिर आप जानते हैं कि जो ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है ये होती है 1 अपॉन रूट एल सी। आप लिखेंगे कि बट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो यहाँ से जब पुट करोगे वैल्यू तो क्यू फैक्टर जो होगा ये हो जाएगा एल अपॉन आर, एल अपॉन आर और जाने तो ओमेगा नॉट ये होगा 1 अपॉन रूट एल सी। तो जब रूट एल से इसको कैंसिल तो रूट एल यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी। ये इक्वेशन नंबर सी आ जाएगा। तो आप देखिए ये सारे फॉर्मूले आपके पास हैं। या तो आप ये कहेंगे ये, या फिर आप ये कहेंगे, या फिर आप ये कहेंगे। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो और आप लोग क्यू फैक्टर काउंट कर सकते हो। आप देखिए कि आर की वैल्यू अब अगर आप चेंज करते हो, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इसका पीक नीचे आएगा, तो इसकी शार्पनेस कम हो जाएगी। शार्प रेजोनेंस से फ्लैट रेजोनेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एल और सी को अनचेंज रखते हो तो आप देखेंगे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओमेगा नॉट सेम रहेगी। यानी कि सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर या सेम फ्रीक्वेंसी पर जो रेजोनेंस होगा वो अकर करेगा, वो रेजोनेंस वहाँ पर होगा उसी फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन जो शार्पनेस है वो कम हो जाएगी अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हो। तो किसी भी सर्किट का जो क्यू फैक्टर है अगर आप उसको कैलकुलेट कर लेते हो तो उससे हम लोग ये देख सकते हैं कि उसका जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है वो कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट से उसको ज़रा सा चेंज करते हैं तो किस तरह से जो करंट है, कितनी रैपिडली उसमें जो करंट है उसमें फॉल हो जाया करता है। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जो हम लोग कोई रेडियो हमारे पास है, रेडियो रिसीवर हमारे पास है, हम लोगों ने उसकी नॉब को अभी सेट किया। जब नॉब को सेट कर दिया और हमने किसी भी सिग्नल को कैच कर लिया, हम कोई भी रेडियो स्टेशन सुन पा रहे हैं इस वक्त। अगर हम लोग ज़रा सा उसको इधर हटा देंगे, ज़रा सा मैंने वेरी कर दिया अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की स्टेज से, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने नॉब को डिस्टर्ब किया हमें वो चैनल मिलना बंद हो गया, हमें वो जो रेडियो स्टेशन सुन रहे थे वो हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये हुआ शार्प रेजोनेंस। अगर आपने थोड़ा सा चेंज किया और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो आ गया लेकिन अभी भी हम सुन पा रहे हैं, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नॉब को चला रहे हैं और आप लोग उस चैनल को कैच कर पा रहे हैं, तो ये जो रेजोनेंस हुआ ये फ्लैट रेजोनेंस हुआ। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही रेजोनेंस मिल रहा है तो ये शार्प रेजोनेंस है। ज़रा सा डिस्टर्ब कर दिया और ख़त्म हो गया रेजोनेंस तो ये शार्पर रेजोनेंस है। और अगर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है अगर उससे वेरी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को
और हम लोग सिग्नल कैच कर पा रहे हैं, तो ये फ्लैट रेजोनेंस होता है। जो शार्प रेजोनेंस होता है ये फ्लैट रेजोनेंस से अच्छा माना जाता है, बेटर होता है जो शार्प रेजोनेंस होता है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर इन एसी सर्किट से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।